ऑल को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बायोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उस सीरीज के अंतर्गत 4 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल की 4 यूनिट जो फर्स्ट ग्रेड में है, सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का, बाकी बायोलॉजी से संबंधित है वो सेकंड ग्रेड में भी काम आ रही हैं, लैब टेक्नीशियन में भी काम आती हैं, आपके 12th 11th क्लास के भी काम आती है, KVS NVS के भी काम आती हैं। पर फर्स्ट ग्रेड सिलेबस को मेन ध्यान में रखते हुए बनाया गया तो देखा गया कि 4 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर लिए। इन 4 यूनिट में आपके केवल 2 टॉपिक बचते हैं। 2 टॉपिक कौन से? एक तो अपन ने सेकेंड यूनिट के अंदर छोड़ा था, फर्स्ट यूनिट के अंदर छोड़ा है क्या, प्रोटोजोआ, जिसको अपन ग्रेजुएशन लेवल पे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल का तो प्रोटोजोआ को वहां पर ले लेंगे, तो प्रोटोजोआ आपका वहां कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपका टॉपिक बचता है चौथी यूनिट के अंदर, लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो चौथी यूनिट के अंदर एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट ले ली, केवल रिप्रोडक्शन बचा। तो मैंने बताया था रिप्रोडक्शन को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे अपन जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे UG लेवल की, तो वहां जोड़ते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 4 यूनिटों में लगभग सारी चीजें, लगभग क्या कंप्लीट सारी चीजें जितनी आपकी लायक हैं, जितने आपके सिलेबस में, सारी की सारी करवा दी मैंने। नोट्स आप चेक कर सकते हो। बाय द वे मैंने कोई चीज छोड़ दी है तो आप में से जो भी वीडियो देखते हैं, कोई भी बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि मेरी राइटिंग बढ़िया है, बहुत बढ़िया राइटिंग है, वो क्या करो, मेरे से टेलीग्राम पे लिंक करो या मेरे को कॉन्टेक्ट करना हो टेलीग्राम पे, तो उससे फिर सारे मंगवाएंगे अपन फोटो एक यूनिट वाइज, और वो फोटो मंगवा के अपन क्या करेंगे, उनमें देख लूंगा मैं सारी की सारी। कोई भी चीज अगर आपके सिंगल क्वेश्चन भी छूट गया हो, एक क्वेश्चन भी कहीं छूट गया, तो उसको अपन फिर टेस्ट सीरीज लाएंगे तो उसके अंदर ले आएंगे। तो आप में से जो बालक जिसकी राइटिंग ठीक है, खुद को पता होता है मेरी राइटिंग अच्छी है, तो वो मेरे से संपर्क कर ले टेलीग्राम पे, तो वो मेरे को फिर PDF बना के भेज दे, 4 यूनिटों की 4 PDF। तो मैं उन पूरे को देख कर एक बार ढंग से कि इनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन भी ऐसा नहीं हो जो अपने सिलेबस में है और अपन ने छोड़ दिया हो। हालांकि ऐसा है नहीं, पर फिर भी कोई बच गया हो, किसी कारण से छूट गया, तो उसको अपन क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। ऐप की तैयारी चल रही है, जल्दी आपको जून के अंदर ऐसा संकेत मिल सकता है कि आपके एक ऐप लॉन्च हो गया, और ऐप फिर आपको पढ़ाई करनी है, टेस्ट सीरीज वहां पर देनी है। ये अपन अगले अपनी प्लानिंग में है। यूट्यूब पर टेस्ट प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ऐप लॉन्च करना जरूरी हो गया था। देखो, अगली यूनिट 5वीं सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपन शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत शानदार यूनिट है, बहुत सरल यूनिट है, बहुत कम वीडियो में बढ़ेगी, ज्यादा वीडियो नहीं बढ़ेंगे इसके, बड़े सरल अंदाज में समझा दूंगा आपको। एक बार पूरी यूनिट को अपन ओवरव्यू लेते हैं। क्या करना है देखो, चैप्टर का नाम है यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों के अंदर जनन पढ़ना है, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मेन जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन। सारा ही पढ़ना है, लेकिन मेन मुख्य जो ज्यादातर टॉपिक इसमें है वो है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आपके जनन की प्रक्रिया। इसको दूसरा नाम अगर दें तो अपन ये दे सकते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का यूनिट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर है। फर्स्ट ग्रेड और सिलेबस है, उसमें क्या दे रखा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत अपने को पढ़ना है, पर अपने को कंप्लीट चीजें पढ़नी है। कंप्लीट चीजें बोल लेता हूं कि जो 11th और 12th के अंदर जितना मैटर दे रखा है उसको अपने को यहां पर कंप्लीट करना है इन टॉपिकों के अंतर्गत। देखो क्या किस तरह से पढ़ेंगे, आप एक एक टॉपिक को मेरे से समझते जाओ, अपन आगे से आगे देखते हैं। देखो, पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। वास्तव में जनन क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, और रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या मतलब रखता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में आवर्तबीजी पादपों में जब अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था पहली यूनिट के अंदर, तो अपन ने पढ़ा था प्लांटिक किंगडम के अंदर कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये क्रम था।
तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जनन से क्या मतलब है? एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ते हैं तो प्रॉपर फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, पुष्प की संरचना को अपन ने पढ़ लिया था, 2 वीडियो पहले पुष्प वाले बना चुका हूं मैं। तो इस वीडियो का अगला वीडियो जो आएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो आए तो अगला वीडियो आने से पहले आप पुष्प वाले दोनों यूनिटों को एक बार दोनों चैप्टर को आप पढ़ लेना ढंग से, नोट्स बना रखे तो नोट्स से पढ़ लेना, वीडियो देखो तो वीडियो देख लेना, जिससे आपके यूनिट और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पुष्प के जो 2 वीडियो बना रखे हैं पहले, उनको आप ढंग से देख लेना, और वीडियो से नोट्स बना रखे तो नोट्स से देख लेना। देखो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन कितने प्रकार का होता है, यहां पर अभी बात नहीं आई एंजियोस्पर्म की, केवल जनन कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः जनन 2 ही प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। केवल एक जीव के द्वारा, केवल एक जनक के द्वारा अगर संतति का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर किसी संतति के निर्माण में 2 जनक भाग लेते हैं, 2 पेरेंट भाग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को अपने को यहां पर पढ़ना है। अब अलैंगिक जनन के अंदर ही फिर आ जाता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि कायिक जनन ही अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, क्योंकि कायिक जनन के अंदर भी एक ही जनक भाग लेता है। तो मुख्यतः अपने को यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कायिक जनन को पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को पढ़ना है, कायिक जनन को पढ़ना है। अब कायिक जनन 2 मुख्य प्रकार हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्रकृति में अपने आप होता है, प्राकृतिक रूप से होता है एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे मान लो जड़, तना, पत्ती से आलू है, ठीक है, आलू से आलू लगाया जा सकता है, शकरकंद है, जनन की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे कायिक जनन से चीजें बढ़ रही हैं। कमल का लगाते हो पेड़, तो कमल की टहनी को काटा, उसका किया क्या, उसको लगा सकते हैं अपन। ऐसे जो चीजें हैं जिनमें अपन क्या करते हैं कि किसी पादप के 2 जनकों का योगदान नहीं है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन का। आपके 2 प्रकार हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, अलैंगिक जनन बोलते हैं उसको। आर्टिफिशियल के अंदर 2 पेड़ है अपने पास, एक पेड़ है, एक मान लो झाड़ी ऐसी, खेजड़ी है, कोई भी पेड़ है मान लो, झाड़ी ऐसी जो आपके इलाके में लग रही है और उसके बढ़िया बेर लगते हैं, लेकिन वो मेरे इलाके में लगाना चाहता हूं और मेरे इलाके में लगना नहीं चाहती। लेकिन मेरे इलाके में जो झाड़ी लगी है ना, उसके बेर नहीं लगते, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है। तो मैं क्या करूंगा, आपके इलाके वाले झाड़ी की टहनी काटकर मेरे वाले जो इलाके की झाड़ी जो पहले से सेट है उसके टहनी को बांध दूंगा। इसका मतलब उसको जो जड़ें, सारा मजबूत काम तो किसका होगा, हमारे इलाके वाले का होगा, और आपके इलाके वाले के फ्रूट वगैरह सब वहां लगना शुरू हो जाएंगे। ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कलम रोपण बोल सकते हैं इसको, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग शेप की करेंगे। तो ये अलैंगिक जनन के क्या है, प्रकार हैं। अब अलग अलग जीवों में अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, हाइड्रा में कैसे होता है, ईस्ट में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, अलग अलग जीवों के अंदर जनन किस किस प्रकार से हो सकता है। ये आपके कुछ कॉमन चीजें भी दे रखी हैं आपके एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर रिप्रोडक्शन को। फिर अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन के अंदर 3 प्रमुख चीजें होती हैं, और 3 प्रमुख चीजों का बीच का आधार है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो एक चीज होती है निषेचन से पहले की, एक निषेचन खुद हो गया, और एक टॉपिक है निषेचन के बाद का। तो 3 टॉपिकों में अपन लैंगिक जनन को बांट सकते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन से पहले होने वाली घटना, निषेचन खुद, और निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के अंदर ही अपनी ये पूरी यूनिट सिमटी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं को विस्तारित रूप में देखो आगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आ जाएगा एंजियोस्पर्म पादप की बात आ जाएगी। एंजियोस्पर्म पादप का फ्लावर कैसा है, संरचना कैसी है, पहले पढ़ चुके अपन। बाह्य दल है, पुमंग है, जायांग है, ठीक है। बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है, ठीक है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनेशियम है। ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो पुष्प के क्या क्या भाग होते हैं,
और पुष्प के जनन चक्र कौन कौन से होते हैं? पुंकेसर और स्त्रीकेसर दो पुष्प के जनन चक्र हैं। पुंकेसर का मतलब नर जननांग है और स्त्रीकेसर का मतलब मादा जननांग है। उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर दोनों हैं इसका मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है, जिसके अंदर एक ही इसका मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो ऐसे करके अपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दोबारा लेंगे, बाकी अपन ने पहले वीडियो बना चुके हैं इसका। आगे देखो, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब देखो, पुंकेसर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, स्त्रीकेसर के अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होगा। ये निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। निषेचन करना है, निषेचन किसको करना है? नर युग्मक जाकर किससे मिले? मादा युग्मक। मेल गैमेट जाकर किससे मिले? फीमेल गैमेट से। लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिले उससे पहले दोनों का बनना जरूरी है ना। तो जो मेल पार्ट है पादप का, जो नर पार्ट है पादप का, उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है। उसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे यहां पर, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मोटी मोटी प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया का नाम होगा एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। और यहां पर क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन। एक लाइन में आपको बढ़िया बात बता दूं, देखो, लघु बीजाणु दानी में, लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। एक सिंगल लाइन में आपको बात बता दूं तो, लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा, लघु बीजाणु दानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। माइक्रो स्पोर बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से फीमेल के अंदर गुरु बीजाणु दानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, जिसके तहत मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें हो गई जिसके अंदर क्या होता है? निर्माण होता है। तो नर के पुंकेसर के अंदर नर के जो पुमंग है उसके अंदर आपके इन चीजों का निर्माण होना क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये प्रक्रिया का नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया का नाम होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के तहत नर युग्मक बनेंगे, इस प्रक्रिया के तहत मादा युग्मक बनेंगे। अब अगर पुष्प बाइसेक्सुअल है तो दोनों एक में ही बन गए। पुष्प यूनिसेक्सुअल है तो इसका मतलब एक में नर बना और एक में मादा बना। कोई सा ही पुष्प है, किसी न किसी प्रकार से दोनों का मिलना जरूरी है। अलग अलग पुष्प हैं तो भी मिलना जरूरी है, नर युग्मक का मादा युग्मक का, और एक ही पुष्प है तो भी नर युग्मकों का मादा युग्मक के साथ में मिलना जरूरी है, ठीक है। और इस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? मिलने की प्रक्रिया के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसका नाम है पोलिनेशन, ठीक है। मिलने की प्रक्रिया के लिए जो जरूरी प्रक्रिया उसका नाम है पोलिनेशन, परागण। परागण के तहत जो नर युग्मक हैं वो किसी न किसी प्रकार से उड़ते घूमते फिरते किसी जीव के माध्यम से अलग अलग माध्यम से क्या पहुंच जाते हैं? मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं। इसका यहां तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसका इस तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और ये जो नर युग्मक जब होंगे यहां पर, अब नर युग्मकों को परागकण बोल देते हैं। तो परागकणों का परागण की क्रिया से कहां तक पहुंचना? मादा युग्मक तक पहुंचना। ये वाली प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन पोलिनेशन में। सेल्फ पोलिनेशन, एक पुष्प है, उसी पुष्प के अंदर नर और मादा है, तो वहीं का वहीं क्या हो गया? परागण हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। एक पुष्प ऐसा है जिसके अंदर केवल नर है और दूसरा पुष्प है उसके अंदर मादा है, तो वो बिखरते बिखरते कहीं ना किसी माध्यम से जाएंगे और वहां पहुंचेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन अपन पढ़ेंगे, स्वयं जो परागण और पर परागण। देखो फर्टिलाइजेशन, अब जैसे ही पहुंच गया नर युग्मक मादा युग्मक के पास,
क्या करेगा पहुंचकर? दोनों मिलना चाहेंगे, तो नर युग्मक एन मादा युग्मक एन से मिलेगा और क्या करेगा? जाइगोट का निर्माण करेगा। इसी को तो मेन प्रक्रिया है ना बीज की, 3 पद बताए थे अभी, तो बीज वाला क्या हो गया? निषेचन। निषेचन के तहत नर युग्मक जाकर मादा युग्मक से मिल जाएंगे और मिलकर युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने के तत्पश्चात युग्मनज का निर्माण करना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और एंजियोस्पर्म की खास बात है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है, दोहरा निषेचन और त्रिसलाइन की प्रक्रिया। दोहरे निषेचन से आप मतलब इतना समझो कि यहां पर मेल गैमेटोफाइट से दो जो बनेंगे डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगी, 2 नर केंद्रक बनेंगे। एक नर केंद्रक जाकर फीमेल के एग से मिलेगा यहां पर जाके, और एक इसकी केंद्रीय कोशिका से मिलेगा। मतलब निषेचन 2 बार होगा, डिटेल में वहां पढ़ाऊंगा, 2 बार होगा, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जो केंद्रीय कोशिका है वो खुद पहले से द्विगुणित है, और एक अगुणित कौन मिल गया? पहले से डिप्लॉइड है, और हैप्लॉइड कौन मिल गया उसको? मेल न्यूक्लियस मिल गया। तो खुद 3 बन गए ना न्यूक्लियस, इसका मतलब इसको बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। डिटेल में पढ़ेंगे इसको आराम से। अगला है, अब देखो ये फर्टिलाइजेशन है, इससे पहले के ये दो पद हैं, ये 2 पद ये आते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ये खुद हो गया निषेचन, और बाकी जब क्या है? निषेचन पश्चात घटनाएं। अब जब निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तो क्या बनेंगे? बीज बनेंगे, सीड बनेंगे, भ्रूण बनेगा। सीड के अंदर क्या होगा? भ्रूण होगा। बीज है, बीज के अंदर क्या होगा? भ्रूण होगा, और बीज के ऊपर क्या होगा? फल होगा, फल वित्ती होगी। भाई आम अगर खा रहे हो आप हैं तो आम के अंदर क्या है? गुठली है। गुठली के का मतलब वो सीड है। गुठली के ऊपर क्या है? गुद्दा जो आवरण है वो क्या है? फल वित्ती है। पूरा तो वो आम है, फल है, तो फल का मतलब क्या हुआ? फल वित्ती प्लस बीज। लेकिन बीज का मतलब क्या हुआ? बीज का मतलब बीज का जो आवरण प्लस भ्रूण, उसके अंदर एम्ब्रियो है। तभी तो गुठली को फेंक देते तो उसके अंदर एम्ब्रियो क्या करता है? निकलकर जनन करता है, मतलब वो ग्रोथ करता है अपनी। तो बाद के जो निषेचन पश्चात घटनाओं में क्या क्या पढ़ना है? बीज बनेगा, भ्रूण बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। पहले एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, एम्ब्रियो पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, फिर फ्रूट भी पढ़ेंगे। एक फ्रूट और डाल लेना, यहां पर 11 नंबर पे फ्रूट डाल लेना, फिर 12 नंबर पे डाल लेना पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। कई बार बिना किसी संघ के जनन होता है, किसी दूसरे का संघ नहीं आवश्यकता होती है, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और कई बार पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता आ जाती है। ठीक है, एक सीड के अंदर बेशुमार के आ जाते हैं, एम्ब्रियो आ जाते हैं, एम्ब्रियो की संख्या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। साधारणतया एक बीज के अंदर एक ही एम्ब्रियो होगा, एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होगा, परंतु कई बार ज्यादा आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सीधी सरल भाषा में बता दूं, इस यूनिट के अंदर अपने को जनन क्या है पढ़ना है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है, उसके बाद पुष्प की संरचना कैसी है, उसके बाद में नरिगुमक कैसे बने, लघु बीजाणु दानी क्या होती है, लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है, टेपिटम क्या चीज होती है, ये सब चीजों से लघु बीजाणु बने। फिर पढ़ेंगे गुरु बीजाणु दानी क्या होती है, गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं, गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है। दोनों जब बन गए इसका मतलब अब परागण की प्रक्रिया होगी। नरिगुमक उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचेगा? मादा युग्मक के पास पहुंचेगा। दोनों पहुंच गए तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार हो सकते हैं इसके, ठीक है, बाह्य निषेचन है, आंतरिक निषेचन है, ये निषेचन के प्रकार पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। जब निषेचन की प्रक्रिया हो गई इसका मतलब अब क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा इसका मतलब सीड बनेगा। सीड बन गया इसका मतलब फलवित्ती बनेगी। फलवित्ती बनेगी इसका मतलब कई बार स्थिति कुछ अलग भी होती है। क्या? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन भी आ सकती है, एपोमिक्सिस कंडीशन भी आ सकती है। ये सब चीज़ें अपने को इस यूनिट में पढ़नी है। बड़ी सरल यूनिट है। जैसे अब एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर 51-52 वीडियो बन गए, इसके अंदर इतने नहीं बनने हैं। 20-22 वीडियो के अंदर ये यूनिट सलट जाएगी और अपन
जल्दी इसको फटाफटी उसको निपटा देंगे। आप इसको पुष्प वाले दोनों यूनिटें हैं, दोनों जो वीडियो हैं उनको देख लीजिए, डायग्राम को देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।